So cost and on the other hand, there has been no cost benefit analysis of this project done by the government or the UIDAI. इसका कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आज तक किया नहीं है किसी ने। इसका कितना कॉस्ट होगा और कितना बेनिफिट हो, कितना कॉस्ट पोटेंशियल बेनिफिट कितना हो सकता है, इस मामले किस तरीके से इसका पोटेंशियल बेनिफिट आ सकता है, इसका कोई स्टडी रिपोर्ट या कोई फिजिबिलिटी स्टडी जो है अटेम्प्ट नहीं किया है। बल्कि इसके बायोमेट्रिक्स कमिटी ने ही बोला है कि दिस टेक्नोलॉजी वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनटेस्टेड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 billion. So that remains a point of major concern. Now, so that is about point 3. Let me come to point 4. Finally, I come to the reason why Mahesh invited me. It is the social security. Now, there are two schemes which are being spoken about here. One is, okay, let me dispose of one point, which is the question of financial inclusion. Okay? Financial inclusion in India is defined as whether a person has got a bank account or not, deposit account or not credit, deposit. It's defined that way. So financial inclusion, 100% financial inclusion, if you want to ensure, इसका मतलब ये है कि इंडिया के हर एक रेजिडेंट या नागरिक को एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए। That means you have 100% financial inclusion. Now, UIDAI का ये मानना है कि अगर आपके पास ये UID नंबर है, तो आपको बैंक अकाउंट खोलने में कोई दूसरे रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये बैंक के लिए एक KYC हो सकता है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। KYC एक मैनेजमेंट टर्म है जो यूज किया जाता है, नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर मामले में बैंक्स को ये काफी यूज हो सकता है ये नंबर। लेकिन रिजर्व बैंक ने आज तक कहीं पे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में या कुछ बोलते हुए ये बोला नहीं है कि अगर आपके पास UID होगा तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। This is very clearly not done. मतलब even if you have UID, you will still need supporting documents to open a public bank account. दूसरा कोई एश्योरेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आज तक आया नहीं है। डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ दिस KC Chakravarti also has not given any indication that UID would be sufficient to allow you to open a bank account. Now, मोबाइल फोन वगैरह तो ऐसे भी आज आप ले सकते हो। Coming to the 2 points, NREGS and PDS. These are the 2 schemes where ये दो स्कीम के बारे में UIDAI ने काफी क्लेम्स आगे रखे। NREGS के बारे में मैं आपको मुझसे बहुत अच्छी तरह एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में जो राइट टू फूड कैंपेन के साथ काम कर रही है रितिका खेरा, जो दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा दी है, क्यों NREGS ने एफिशिएंसी नहीं बढ़ाया। क्योंकि उनका मानना यह है कि पहले NREGS में वेजेस जो है वो कैश के पैसे के रूप में दिए जाते थे, तब करप्शन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होते थे। लेकिन 2008 के बाद सरकार ने बाय रूल जो है NREGS के सभी वेज पेमेंट्स जो है वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट द्वारा दिए जाएंगे, सिर्फ वही दिए जाएगा और आप कोई कैश आपको वेज पेमेंट्स कैश के रूप में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तो पैसा सीधा सरकार से बैंक अकाउंट में जाएगा। और जो भी स्टडीज हुए हैं ये बोलते हैं, ये बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि 83% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ NREGS जो है वो उनका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है और उनका पैसा ऑलरेडी सरकार से बैंक अकाउंट में सीधा जाता है। तो बाकी जो 17% है वो 1 या 2 स्टेज में अभी तक ये चार्ज इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तमिलनाडु एक स्टेट है जहाँ पे आसानी के लिए अभी भी कैश दिया जाता है। अगर वो भी हो जाएगा तो काफी 95% तक ये शेयर चला जाएगा। और अगर ऐसा है तो UID की जरूरत क्या है? UID की जरूरत कब पड़ेगी? 3 तरह के करप्शन अभी भी NREGS में है, ऐसा मेरा बोलती है। एक है एक्सटॉर्शन, दूसरा है कोल्यूशन, तीसरा है फ्रॉड। What is extortion? Extortion means that inflated wages are withdrawn by the laborers from their account and middlemen turn extortionists and take a share. That is extortion. Okay? Collusion जो है, laborer और middleman agree to share the wage because he is helping him to get the job. Okay? And which is credited to the laborer's account. अभी भी जो है middleman को
लेबरर्स के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और लेबरर उस बैंक अकाउंट से निकाल के इसका प्राइस देते हैं, क्योंकि that's the yes. Actually, the bank account is operated by the bank. In some places, not yes, but where audit committees are not there, it continues to operate with the middleman. Yes. Now, third thing is fraud. जो आपके नाम पे किसी और का बेच दिया जाता है, ये जो है एनालिसिस में जो काम करते हैं वो लोग बोलते हैं ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है, ये कोई दिस इज द ये अगर यूआईडी काम करेगा तो ये फ्रॉड, यू कैन नॉट स्टॉप एक्सटॉर्शन, यू कैन नॉट स्टॉप कोल्यूशन, बिकॉज अगर मिडिलमैन को प्राइस देना है तो आप अगर कोई यूआईडी है या यूआईडी नहीं है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अभी आपका बैंक अकाउंट में जा रहा है, बैंक अकाउंट से निकाल के प्राइस दे रहे हो तभी भी हम लोग उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एक बहुत छोटे अमाउंट का जो फ्रॉड हो रहा है, आइडेंटिटी फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ये आदमी है बोल के दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो प्रॉब्लम शायद यूआईडी से कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। That's point number one that we got next. Let me come to the question of PDS, which I am more familiar with and about which I can talk to you. And take 2-3 minutes. Let me PDS के बारे में ये जानना सबसे जरूरी है कि 1997 के पहले इंडिया में पीडीएस यूनिवर्सल था। बीपीएल एपीएल की जो डिवीजन है वो 1997 के बाद आया जब टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पहले सबका राशन कार्ड होता था, सबको एक कोटा होता था और वो कोटा आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो राशन शॉप होते हैं वहां पे आप जाके खरीद सकते हैं ना। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब 1991 में शुरू हुई, लिबरलाइजेशन जब 1991 में शुरू हुई, तब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिडक्शन जो है, गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च करता है उसको फेस मैनर में कम करके लाने की जरूरत है, ऐसा माना गया था। एक इकोनॉमिक के काफी डिस्क्रेडिटेड इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको आगे लाया गया था ये बोलने के लिए फिस्कल डेफिसिट इज बैड फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। ऐसा एक फिस्कल डेफिसिट कम करना सबसे जरूरी है, ऐसा एक कुछ लोग बोलते हैं। और अगर फिस्कल डेफिसिट आपका बहुत ज्यादा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में बहुत कम आएगा, क्योंकि आपके देश में बहुत काफी रिस्क है, ऐसा लोग मानेंगे। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम करके रखना काफी जरूरी है। ऐसा कम करके रखने के लिए आपका अभी भी जो भी एक्सपेंडिचर सरकार का हो रहा है उसको फेस मैनर में कम करके लाने की जरूरत है। इसमें सबसे काफी बड़ा एक एक्सपेंडिचर हो रहा था फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी को कम करने के लिए ये प्रपोजल वर्ल्ड बैंक ने 1991 उनके मेमोरेंडम में रखा था कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप टारगेटेड बनाओ। आप जो पुअर लोग हैं, जो दरिद्र हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके आप सिर्फ उन लोगों को सब्सिडाइज फूड दो, बाकी लोगों को कुछ मार्केट प्राइस में वो खरीद लेंगे। या तो आप पीडीएस दाम देना है तो दे दो, लेकिन पीडीएस में ही मार्केट प्राइस के आसपास का एक जो दाम है उस दाम में बेचो। कि आप इस तरीके से आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी अच्छी तरह हम नीचे ला सकते हैं। बीपीएल एपीएल डिवीजन 1997 में आया, उसके बाद शुरू हुआ है हमारे देश में पीडीएस का प्रोग्रेस। 51 मुंबई ग्रेटर मुंबई डिस्ट्रिक्ट में कितने बीपीएल कार्ड्स हैं? 7,000 BPL cards in Greater Mumbai district, not more than that. Okay? Anyone, NDTV website, you go to report by Priyanka Kapoor in 2009. There's more detailed data available. 1997 के बाद भारत में जिनको धान चाहिए, जिनको मैलनरिशमेंट का प्रॉब्लम है, जो मार्केट के दाम में धान नहीं खरीद सकते, उनमें से काफी हद तक लोगों को पीडीएस से इस स्कीम ने बाहर कर दिया। बिहार में 82% लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, 18% लोगों के पास ही बीपीएल कार्ड है बिहार में।